जय हिंद साथियों, अंत्योदय एकेडमी में आपका स्वागत है। साथियों, यहाँ पर हम डेली मेंस प्रैक्टिस सीरीज 2019 के लिए टेस्ट क्रमांक 16 जो कि हेल्थ एवं एजुकेशन विषय का हुआ था, उसका विस्तृत विश्लेषण देखने के लिए उपस्थित हुए हैं। साथियों, यदि आप अपनी MPPSC की मुख्य परीक्षा को और ज़्यादा सुदृढ़ बनाना चाहते हैं तो 5 सितंबर से प्रारंभ होने वाली हमारी 2019 के लिए मेंस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही में आप 35 टेस्टों की विस्तृत टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं या खरीद सकते हैं, जो कि केवल 399 रुपये में उपलब्ध है। साथियों, हमने 1000 प्रश्नों का, जो कि 3 मार्कर हिस्ट्री विषय के हैं, उनकी PDF तैयार की है। आप उन्हें भी हमसे संपर्क करके परचेज कर सकते हैं। साथ ही यदि आप इसी मेंस टेस्ट सीरीज़ डेली प्रैक्टिस से जुड़ना चाहते हैं तो भी हमसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं। तो साथियों, बिना विलंब किए हुए आगे बढ़ते हैं। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत ज्ञानप्रद वीडियो मिलने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारा पहला 3 मार्कर प्रश्न, जो कि था राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान। इसको आपको 3 मार्कर में उत्तर में देना था। इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले इंट्रो के रूप में कि आयुष मंत्रालय के तहत यह एक सर्वोच्च संस्थान है, जिसकी स्थापना 7 फरवरी सन 1976 को हुई थी, जो कि जयपुर में स्थापित है। इसके कार्य क्या क्या हैं? तो यह आयुर्वेद के क्षेत्र में विकास एवं अनुसंधान को बढ़ावा देता है, साथ ही शिक्षण व प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। वह आयुर्वेद के क्षेत्र में उच्च मानकों का निर्धारण भी राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान के द्वारा किया जाता है। इस तरह से आप इसे 3 मार्कर में लिख सकते थे। आगे देखते हैं अगले 3 मार्कर को। अगला हमारा प्रश्न था स्वयं सिद्धा कार्यक्रम। स्वयं सिद्धा कार्यक्रम महिलाओं से संबंधित था। देखते हैं क्या था। स्वयं सिद्धा कार्यक्रम महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और कानूनी सशक्तिकरण की योजना थी, जो कि वर्ष 2000-2001 में प्रारंभ की गई थी। किस नाम से स्टार्ट की गई थी? यह स्टार्ट की गई थी इंदिरा महिला योजना के नाम से। इसका नोडल एजेंसी या नोडल मंत्रालय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय था। इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य था कि महिलाओं को आर्थिक बचत के लिए प्रोत्साहित करना, जिससे कि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया जा सके। इसका उद्देश्य मूलतः आर्थिक था और आर्थिक उद्देश्य से चलने वाली योजनाएं सामाजिक, राजनीतिक और अन्य क्षेत्रों को भी कवर करती हैं। तो इस तरह से आप इसे लिख सकते थे। अगला हमारा प्रश्न था NCERT। NCERT क्या होता है? इसे हमें 3 मार्कर में बताना था। तो देखते हैं इसमें क्या लिखते। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देखते हैं हम। फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। NCERT की स्थापना सन 1961 में हुई थी और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसका मतलब है कि यह दिल्ली में ही स्थापित हुआ था 1961 में। NCERT एक स्वायत्त शैक्षिक संस्थान है। इसका पदेन अध्यक्ष जो होता है वह केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय का मंत्री होता है। ये इसके प्रदेन अध्यक्ष होते हैं बाय डिफॉल्ट। NCERT का उद्देश्य क्या है? इसकी स्थापना का उद्देश्य है कि भारत में जो विद्यालयीन शिक्षा है उसका गुणात्मक विकास करना है और शिक्षा को हितैषी बनाना है छात्रों की। इस तरह से इसको और रोचक बनाने के लिए इसका निर्माण किया गया है। आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न था कि बाल श्रम के कारणों को हमें बताना था। यहाँ पर हमें कुछ कारण बताने थे बाल श्रम के। हमने यहाँ पर बहुत सारे कारण बताए हुए हैं। आप इनमें से किन्हीं भी 3 या 4 को लिख सकते थे। सबसे पहला है कि परिवार के पास अतिरिक्त आय के साधनों का ना होना बाल श्रम को प्रेरित करता है। साथ ही में संसाधनों के असमान वितरण, साथ ही अभिभावकों की अज्ञानता होती है जो कि बच्चों से काम कराते हैं। किसी भी परिवार का आर्थिक पिछड़ापन से आशय है किसी भी परिवार का गरीब होना बाल श्रम का कारण बनता है। साथ ही में जाति प्रथा का बढ़ता प्रभाव, समाज की उदासीनता, क्योंकि समाज बाल श्रम के प्रति उदासीन है, उसके विरोध में कोई भी आवाज़ें नहीं उठाई जाती हैं, यह भी बाल श्रम के उठने का ज़्यादा कारण है। साथ ही में राजनीतिक व प्रशासनिक उदासीनता, राजनीतिक क्षेत्र इसमें कोई भी दखल नहीं देता है। साथ ही में प्रशासन भी इसके प्रति अनुत्तरदायी सा प्रतीत होता है, जो कि बाल श्रम को और ज़्यादा बढ़ा देता है। यह आप बाल श्रम के कारणों में लिख सकते थे। UGC से आशय है यूनियन ग्रांट कमीशन, अर्थात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जो कि 1953 में अबुल कलाम आज़ाद द्वारा इसको सिफारिश की गई थी। अबुल कलाम समिति द्वारा 1953 है, मिसप्रिंट है।
वैधानिक दर्जा यूजीसी को 1956 के अधिनियम के द्वारा दिया गया है। 1956 में यूजीसी एक्ट पारित हुआ था, जिसके द्वारा इसे एक वैधानिक संस्थान बता दिया गया है। यूजीसी के कार्यों की बात करें तो यह विश्वविद्यालयों को अनुदान प्रदान करता है तथा सरकार से इनके संबंध में सिफारिशें प्रदान करता है, और यह विश्वविद्यालयों का निरीक्षण भी नियमित तौर पर करता है। यह आप यूजीसी में लिख सकते थे। इस तरह हमारे 3 मार्कर प्रश्न समाप्त होते हैं, और अब हम देखते हैं 6 मार्कर प्रश्नों को। साथियों, हम एक बार आपको सूचित और करेंगे कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर 6 मार्कर प्रश्नों में हम 3 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न कौन सा था? पहला प्रश्न था कि देश के विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों का हमें यहाँ पर थोड़ा थोड़ा जिक्र करना था। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले छोटा सा इंट्रो कि भारत में शिक्षा में नवाचार, विकास व अनुसंधान कार्य करने के लिए देश में विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थान कार्य करते हैं। कौन कौन से हैं? इनको हम मूल जो है उनको देखेंगे, जो कि निम्नवत हैं। एनसीएचईआर का मतलब क्या होता है? इसका फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अनुसंधान परिषद। इसका कार्य क्या है कि शिक्षा संस्थानों को बढ़ावा देना है और उनको स्वायत्तता प्रदान करना है। ये एनसीएचईआर का काम है, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अनुसंधान परिषद। एनसीईआरटी क्या है? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। इसका फुल फॉर्म है, हमने अभी भी देखा था इससे पहले 3 मार्कर प्रश्न में। इसका कार्य है भारत में विद्यालयीन शिक्षा का गुणात्मक विकास करना, साथ ही में विद्यालयीन शिक्षा जो स्कूली शिक्षा है उसको रोचक बनाना। अगला हमने देखा था 3 मार्कर में ही देखा था यूजीसी अर्थात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनियन ग्रांट कमीशन। इसका कार्य होता है कॉलेजों व विद्यालयों का अनुदान पारित करना और उनका निरीक्षण करते रहना और सरकार के समक्ष उनसे संबंधित सिफारिशें या सुझाव प्रदान करना। ये यूजीसी का कार्य होता है। आईआईटी की बात करें, आईआईटी भारतीय तकनीकी संस्थान, जो कि भारत में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख संस्थान है। ये आईआईटी में आप लिख सकते थे। इस तरह से कुछ और भी संस्थान होते हैं, जैसे आईआईएम, एनआईटी जैसे अन्य संस्थान हैं जो उच्च शिक्षा को बढ़ावा देते हैं। इस तरह से आप इस प्रश्न को अटेंड कर सकते थे। आगे चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न था कि भारतीय संविधान में बच्चों से संबंधित कौन कौन से प्रावधान हैं, उनको यहाँ पर लिखना था। तो सबसे पहले लिखते हैं, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए भारतीय संविधान में उनके अधिकारों के संरक्षण हेतु अनेक प्रावधान किए गए हैं। क्या क्या किए गए हैं? अब उनको हम यहाँ पर मेन बॉडी के रूप में देखेंगे। अनुच्छेद 21A कहता है कि बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। साथ ही में अनुच्छेद 23 उनके बलात् श्रम से उन्मूलन से सुरक्षा प्रदान करता है। साथ ही में अनुच्छेद 24 उनके बाल श्रम पर रोक लगाता है। 41 कहता है कि बचपन की जो सुकुमार अवस्था रहती है उसमें सुरक्षा प्रदान करने का कर्तव्य राज्य का है। साथ ही में अनुच्छेद 45 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित है, जो कहता है कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा व्यवस्था प्रदान करने का कर्तव्य राज्य का होगा। साथ ही 1946 अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बच्चों के उत्थान की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 51 का जो कि एक मौलिक कर्तव्य है, कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों का उनको शिक्षा प्रदान करने का दायित्व उनके माता पिता एवं प्रतिपालकों का होगा। इस तरह से आप इसे लिख सकते थे। साथ में एक अनुच्छेद और है जिसे 350 कहते हैं। उसमें कहा गया है कि बच्चों की जो प्रारंभिक शिक्षा होगी उसे मातृभाषा में शिक्षा प्रदान की जा सकेगी, यह राज्य का कर्तव्य होगा। इस तरह से आप इसे यहाँ पर लिख सकते थे। हमारा अगला 6 मार्क का प्रश्न है, अनुसूचित जातियों की समस्याएं बताइए एवं बताइए कि संविधान में उनकी सुरक्षा के उपाय क्या क्या किए गए हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। समस्याएं सबसे पहले लिखेंगे कि समस्याएं अनुसूचित जातियों की निम्नलिखित हैं। सबसे पहला कि 90% अनुसूचित जातियों के लोग भूमिहीन हैं एवं ग्रामीण हैं। भूमिहीन होने के कारण भूस्वामियों के वे अधीन कार्य करते हैं और उनसे ही कर्ज लेते हैं। कर्ज लेने के परिणाम स्वरूप क्या होता है, बंधुआ मजदूरी में वे संलिप्त हो जाते हैं और उनकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां जो भूस्वामी होते हैं उनके लिए काम करने में जुट जाती हैं। यह इनकी समस्या है। साथ ही में हाथ से मैला ढोने जैसे अमानवीय कार्यों में भी इन्हें संलिप्त रखा जाता है। शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर भेदभावपूर्ण व्यवहार इनकी प्रमुख समस्या है। साथ ही में अस्पृश्यता व घृणित व्यवहार का होना इनकी एक अन्य समस्या के अंतर्गत काउंट किया जाता है। आप इन्हें यहाँ पर ऐसे लिख सकते थे। अब हमारा दूसरा भाग था इस प्रश्न का, संवैधानिक सुरक्षा उपाय बताने थे। तो वो देख लेते हैं कि अनुच्छेद किस किस में कहा गया है। अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाएगा।
साथ ही में अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश एवं जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव किसी भी मनुष्य के साथ नहीं किया जाएगा। तो इसमें अनुसूचित जातियां भी शामिल हैं। अनुच्छेद 16 अनुसूचित जातियों को लोक नियोजन में अवसर की समानता प्रदान करता है। साथ ही में अनुच्छेद 46 जो आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग हैं, जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों की रक्षा का आश्वासन देता है। इस तरह से आप इसे लिख सकते थे। और भी बहुत सारे अनुच्छेद हैं, जैसे 338 आप लिख सकते थे, अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई है। साथ ही में आप 343 जो कि पंचायतों के लिए है उसे भी लिख सकते हैं, 243D एवं 243T जो कि नगर पालिकाओं में आरक्षण के संबंध में है, उन्हें भी आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते थे। इस तरह से बहुत सारे अनुच्छेद हैं जो कि अनुसूचित जातियों के लिए संविधान में जोड़े गए हैं। चलिए आगे चलते हैं हमारे 15 मार्कर प्रश्न पर। यहाँ पर हम एक 15 मार्कर डिस्कस करते हैं। देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा प्रश्न था। यहाँ पर प्रश्न था हमारा, बालिका शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इनकी उपयोगिता, समस्याएं व सुझावों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे इस प्रश्न को कैसे लिखेंगे। सबसे पहले एक इंट्रो देख लेते हैं। बालिका शिक्षा से तात्पर्य बालिकाओं को समान व विभिन्न शिक्षा उपलब्ध कराने से, विभिन्न प्रकार की शिक्षा उपलब्ध कराने से है। उन्हें समाज में गरिमामय जीवन जीने का तथा स्वतंत्रता से जीने का अधिकार प्राप्त है। पुरुषों के समान महिलाओं को भी समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। अतः शिक्षा प्रदान कर उनके उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ाना राज्य का एवं हम सभी का कर्तव्य होना चाहिए। इस तरह से आप इसे लिख सकते थे। अब हम आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न में सबसे पहले हमने पूछा था कि इसकी उपयोगिता बताइए। अब उपयोगिता देखते हैं क्या है बालिका शिक्षा की। सबसे पहला है कि बालिका शिक्षा को यदि हम बढ़ावा देते हैं तो वह परिवार को आर्थिक बोझ कम करने में मदद करता है। साथ ही में जो बालिका शिक्षा है, जो महिला शिक्षा है, वह व्यावसायिक शिक्षा को भी उन्नति प्रदान करती है। परिवार में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ती है, क्योंकि एक कहावत है कि यदि आप एक पुरुष को पढ़ाएंगे, एक बच्चे को पढ़ाएंगे, मेल को पढ़ाएंगे तो केवल उसे ही शिक्षित करेंगे। यदि आप एक बालिका को पढ़ाएंगे तो आप 2 परिवारों को शिक्षित करेंगे। इस तरह से परिवार में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने में भी बालिका शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। देश के आर्थिक व सामाजिक विकास हेतु जब देश की बच्ची या बालिका काम करेगी, स्वरोजगार करेगी, तो आर्थिक एवं सामाजिक विकास स्वतः ही होगा। इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। साथ में कुछ अन्य पॉइंट भी हैं, जैसे देश के आर्थिक विकास में, ये हम पहले देख चुके हैं। महिलाओं के व्यक्तिगत विकास में लाभदायक है बालिका शिक्षा। महिला अपराधों को कम करती है, साथ ही में लैंगिक असमानता को दूर करने में भी सहायक है। हमारा अगला भाग था कि इनसे संबंधित मुद्दे कौन कौन से हैं। तो मुद्दे हैं कि विद्यालय एवं कॉलेज में जो साधारण सुविधाएं होती हैं, जैसे शौचालय या कॉमन रूम होते हैं, इनका ना होना एक प्रमुख मुद्दा है। साथ ही में ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भपात और भ्रूण हत्या, जो कि बालिका शिक्षा को प्रारंभ होने से पहले ही बंद कर देता है, ये प्रमुख मुद्दा है। साथ ही में पितृसत्तात्मक समाज महिलाओं पर ज़्यादा हावी हो जाता है और बालिकाओं को नौकरी या व्यवसाय करने के लिए उपयुक्त नहीं समझता, यह एक मुद्दा है। साथ ही में परिवार की आर्थिक अक्षमता और बाल विवाह जैसी समस्याएं बालिका शिक्षा के समक्ष प्रमुख रोड़े हैं। स्पष्ट है कि समस्त समस्याएं महिलाओं के चहुमुखी विकास में बाधक हैं। अतः निम्न सुझाव द्वारा इनकी शिक्षा के स्तर को हम बेहतर बना सकते हैं। कैसे? जैसे महिला व किशोरी सशक्तिकरण योजनाओं को बढ़ावा देकर, जैसे कि सबला योजना और प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्रों की स्थापना की गई है। इस तरह के प्रयास किए जा सकते हैं। साथ ही में भ्रूण हत्या व बाल विवाह पर सख्त एवं पूर्ण प्रतिबंध लगाकर, जैसे शारदा बिल, भ्रूण हत्या के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लाडली लक्ष्मी योजना, इस तरह के कुछ कार्यक्रम हम चला सकते हैं जो कि इस तरह के सामाजिक जो दुर्व्यवहार हैं उनको रोक सकें। कॉलेजों एवं विद्यालयों में अवसंरचनात्मक विकास को बढ़ावा देकर, क्योंकि कॉलेज में और विद्यालयों में यदि व्यवस्थाएं ही नहीं होंगी तो परिवारजन भी बालिकाओं को पढ़ाने के लिए प्रेरित नहीं होंगे और वो ना ही उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। इस तरह से आप यहाँ पर इसे लिख सकते थे। साथ ही में उनकी शिक्षा के लिए, अर्थात बालिकाओं की शिक्षा के लिए जागरूकता व आर्थिक मदद को बढ़ावा दे सकते हैं, जैसे गांव की बेटी योजना, जो कि छात्रवृत्ति योजना के रूप में जानी जाती है, और कन्या साक्षर प्रोत्साहन योजना। इस तरह से कस्तूरबा छात्र गृह योजना जो होती है, जिसमें बालिकाओं को छात्रावास उपलब्ध कराया जाता है निःशुल्क रूप से, इस तरह की योजनाएं भी प्रारंभ की जा सकती हैं। प्रत्येक स्तर पर स्थानीय व राज्य सरकारों द्वारा आर्थिक मदद प्रदान की जा सकती है। साथ ही में शारीरिक जागरूकता एवं देखभाल के प्रति सचेत करना भी इसकी प्रमुख सुझाव हो सकते हैं। इस तरह से आप इन सुझावों को लिख सकते थे। उपर्युक्त सुझाव बालिका शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो उन्हें आर्थिक, सामाजिक व मानसिक विकास के लिए जरूरी बनाते हैं।
साथ ही उनके बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए ही भारत से ही विकास संभव हो पाएगा। इस तरह से यह वीडियो समाप्त होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।